ओके। हेलो बच्चों। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि है आपका चैप्टर 7th फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, देखो बेटा, तो एसी चैप्टर के लिए सबसे पहले आपको समझना है, हम यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं, जो कि है आपका, देखो, पहला आपका इंडक्टर, पहले आपका इंडक्टर एंड देन आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर और एक आपका रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये आपका L है, ये C है और ये R है। ठीक है, अब देखो यहां पर तीनों में जो करंट है ना वो सेम है। ठीक है, तो देखो अभी आपको समझना है यहां पर लीडिंग और लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट। देखो आप पहले ये याद रखना कि जो इंडक्टर है, देखो यहां पर तीनों सीरीज में है ना, तो अगर तीनों सीरीज में है तो जो करंट है ना बेटा, तो करंट तीनों में एक ही है। लेट्स से ये आपका करंट है, इसका भी देखो ये करंट है और इसमें ये करंट है। समझ गए? ऐसे। अब देखो बेटा, इनका जो वोल्टेज है ना, आप ऐसे याद रखना, देखो जो आपका वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर है वो आपका 90 डिग्री आगे रहता है। ठीक है, VL इज व्हाट, 90 डिग्री अहेड, ऐसे। और जो कैपेसिटर है उसमें जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री पीछे रहेगा, ऐसे है। और यहां पे देखो बेटा, जो रेजिस्टेंस है ना उसमें वोल्टेज और करंट जो है दोनों साथ में रहते हैं। समझ गए? ऐसे। अब देखो 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री पीछे और यहां पर बिल्कुल साथ में है। चलो, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखो लुक, जो करंट है ना, पहले सब में करंट सेम है तो हमने करंट को रेफरेंस लेके रखा है यहां पर। तो देखो जो करंट है I, वो अगर मान लो आपका I नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी है, ये करंट है, तो पता है वोल्टेज क्या बनेगा बेटा यहां पर? तो जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपका 90 डिग्री आगे है ना बेटा, तो कैसे लिखोगे? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। बेटा इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री आगे है, तो बताओ इसमें क्या होगा? अगर इसमें जो करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो बोलो वोल्टेज क्या होगा यहां पर? वोल्टेज आपका होगा वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, मतलब पीछे है, राइट? तो माइनस 90। और देखो यहां पर जो आपका रेजिस्टेंस है उसमें क्या होगा? अगर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो बोलो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज आपका सेम होगा, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। समझ गए? ऐसे। अभी देखो यहां पर अगर मैं वेव डायग्राम की बात करूं, तो आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लो एक बार जल्दी से, फिर हम सारे प्रूफ्स करेंगे जो भी डिराइवेशन है आपके। देखो अगर ये, इफ दिस ब्लैक वन इज द करंट, जो ब्लैक है ये करंट है बेटा, तो देखो जो आपका वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज आपका 90 डिग्री आगे है, मतलब ये आगे से स्टार्ट होगा। देखो ऐसे, ये आपका वोल्टेज है। समझ गए? तो वोल्टेज इज 90 डिग्री अहेड, ये आगे चल रहा है। यहां पे देखो ओवर हियर, अगर मान लो आपका ये जो है दिस ब्लैक वन इज द करंट, अगर ये ब्लैक करंट है, सब में देखो करंट जीरो पे स्टार्ट हुआ है, तो यहां पे क्या होगा बेटा? जो वोल्टेज है ना वो आपका यहां से 90 डिग्री पीछे होगा, लैगिंग। समझ गए? ये क्या होगा बेटा? वोल्टेज क्या होगा? लैगिंग होगा। एंड बताओ यहां पे ग्राफ कैसा बनेगा? यहां पर जो ग्राफ है आपका, देखो अगर ये ब्लैक वाला करंट है ना, तो जो वोल्टेज है बेटा, जो वोल्टेज है वो करंट और वोल्टेज बिल्कुल आपके साथ साथ ऐसे चलेंगे। समझ गए? इट्स लाइक दिस। तो ये रेड वाला वोल्टेज है और ब्लैक क्या है बेटा? ब्लैक इज द करंट। चलो ये आपको ध्यान रखना है पहले। समझ गए? चलो अभी देखो बेटा, आप एक और चीज समझो। हाँ बेटा, मैंने यहां पर करंट को रेफरेंस लिया हुआ है ना, तो वोल्टेज आगे है, वोल्टेज इसमें पीछे है, यहां पर वोल्टेज साथ में है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। यहां पर क्या है बेटा? वोल्टेज लीडिंग बाय 90 डिग्री, मतलब आगे है। यहां पर वोल्टेज लैगिंग बाय 90 डिग्री, मतलब पीछे है।
यहां पर वोल्टेज और करंट आपके साथ में है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर लुक, अभी इसी देखो सेम कहानी को मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा, ठीक है। देखो सेम कहानी मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा। दैट इज व्हाट, लुक, अगर मान लो यहां पर, ठीक है, आपका वोल्टेज अगर जीत रहा है तो करंट आपका हारेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। यहां पे अगर वोल्टेज पीछे है तो आई कैन से करंट आगे है, और इसका तो बात ही क्या करना, यहां पर तो साथ में रहेंगे करंट और वोल्टेज, है ना। चलो देखो अभी लुक, अगर मान लो मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूं, हाँ बेटा देखो, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूं यहां पर और यहां पर एल, सी और आर में, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेता हूं तो देखो यहां पर जो करंट है वो पीछे रहेगा, है ना। करंट आपका पीछे है बेटा, बात तो एक ही है ना। हमने पहले बोला कि वोल्टेज आगे है, यहां हम बोल रहे हैं करंट पीछे है, बात तो एक ही है, ठीक है। उसमें क्या था बेटा, वोल्टेज पीछे था, तो इसका मतलब क्या है, करंट आगे है, करंट आगे है। और इसमें क्या है बेटा, आपका वोल्टेज और करंट साथ में रहेगा, ठीक है। अब देखो हमें ना बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें ये 3 कंडीशंस प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले इसका इक्वेशन देख लो आप लोग, जस्ट राइट द इक्वेशन। अगर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो बोलो करंट क्या होगा बेटा, करंट पीछे होगा ना, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। पहले हमने कहा था कि वोल्टेज आगे है, यहां बोल रहे हैं हम लोग करंट पीछे है, बात तो एक ही है। चलो यहां पे देखो, अगर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो करंट क्या है बेटा, यहां पर आगे है, राइट। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। उसमें कहा था हमने वोल्टेज पीछे है, यहां पे हम बोल रहे हैं करंट आगे है, बात एक ही है। और इस पे क्या होगा बेटा, यू कैन टेल मी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहां पे क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कोई आगे पीछे नहीं है, दोनों साथ में है, सेम फेज में है, ठीक है। चलो अब देखो आपका एनसीईआरटी का पहला प्रूफ या फिर आपका सीबीएसई एग्जाम का सबसे कॉमन पूछा गया क्वेश्चन है, देखो आप कॉपी करना इसको, ठीक है। देखो सो क्वेश्चन देखो, एन एसी वोल्टेज V is equal to V naught sine of omega t is applied to an inductor, ठीक है। चलो लिखते हैं फाइंड द करंट, है ना, फाइंड द करंट। अपन को करंट फाइंड करने बोला है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। देखो लुक, तो इसका आप स्टार्ट करोगे बाय ड्रॉइंग एन इंडक्टर, ऐसे, ये आपका एक इंडक्टर है, और यहां पे हमने बेटा ऐसे ना एसी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। दिस इज द इंडक्टर, और जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे। तो यहां पे जो करंट होगा बेटा, हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है। देखो अब इंडक्टर है, तो यहां पर बेटा वोल्टेज आगे रहता है, तो करंट क्या होगा, पीछे रहेगा, राइट। तो ये क्या आएगा आपका, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो हमको ये डिराइव करना है, ओके। हमको ये दिया हुआ है, हमें ये डिराइव करना है। चलो कैसे करोगे, देखो, द ईएमएफ या फिर वोल्टेज ऑफ एन इंडक्टर इज क्या होता है, V इज इक्वल टू एल ऑफ डी आई बाई डी टी, ठीक है। हमें यहां से स्टार्ट करना है। चलो अब बेटा हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है ना। तो इस करंट वाले टर्म को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो क्या होगा, d ऑफ i इज इक्वल टू वी बाई एल ऑफ डी टी, ऐसा हो गया। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट,
इस वोल्टेज को आप यहां पे डाल दो जल्दी। हाँ बेटा, फास्ट सीखना है आपको। तो V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये V आ गया, डिवाइडेड बाय L और साथ में आपका dt, तो ये आपका di है ना। अब देखो बेटा, अब आप क्या करोगे, अब आप बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, तो इधर में आपका हो जाएगा I, यहां पर देखो V नॉट बाई एल को अपन बाहर निकाल देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा है, का dt, है ना, साइन का इंटीग्रेशन, V नॉट बाई एल बाहर निकल गया। स्टेप समझ रहे हो आप लोग। चलो अभी देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं। लो, इतना होने के बाद आप क्या करोगे, I इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा आपका, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। और देखो जब भी आप इंटीग्रेट करते हो ना, तो एक सिंपल ट्रिक याद रखना, जो भी कांस्टेंट है वो आपका नीचे आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये हो गया। हाँ, दिस इज द इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा नीचे आ गया, है ना। अब देखो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं फाइनल आंसर में, आपको एक दो स्टेप्स याद भी करने पड़ेंगे। ये आपका ओमेगा एल है, ओमेगा बाहर आ गया। अब सुनो बेटा, जो आपका माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी है ना बेटा, जो आपका माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी है, देखो ऐसा होता है, अगर आप साइन ऑफ थीटा माइनस 90 लिखते हो ना बेटा, तो वो हमारा माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये माइनस कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस 90, थीटा के जगह पे ओमेगा टी। तो व्हाट इज दिस, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। ओके, ये पार्ट तो आ गया, राइट, ये पार्ट तो आ चुका है। अब देखो इसको, अब देखो बेटा यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप प्लीज एज अ नोट या फिर कैसे भी याद करो, ठीक है। जो आपका ओमेगा एल है ना बेटा, इसको अपन लिखते हैं एक्स एल, और ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेसिकली ये आपका जो इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये जो ओमेगा एल है, ये क्या है बेटा आपका, दिस इज द एक्स एल ना। चलो अभी देखो, तो ओमेगा एल के जगह पर हम क्या डालेंगे, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स एल, साथ में साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। चलो अभी देखो बेटा, जो साइन है वो तो आपका डायमेंशन लेस है, आप उसको, वो पार्ट को इग्नोर करो, आप जस्ट इसको देखो, इसको देखो, इधर करंट है, तो यहां पर क्या आना पड़ेगा, यहां पे आना पड़ेगा आई नॉट, है ना, पीक करंट। तो क्या है बेटा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट ही होता है। तो देखो जो आपका वी नॉट बाई एक्सएल है ना बेटा, ये हमारा आई नॉट है, पीक करंट। तो बोलो कैसा होगा फाइनल इक्वेशन, I is equal to I नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, राइट। एक बार आप प्लीज स्टेप को आप एक दो बार रिपीट करना, कैसे भी याद करो, है ना, एंड फाइनली आपको ये आंसर निकालना है, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। ओके, अब देखो यहां पर और क्या पूछ सकता है आपसे, प्लीज आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको रिपीट करना, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, ये पक्का आएगा आपके एग्जाम में। चलो अभी देखो यहां पर, हाँ बेटा, सो यहां पे पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या होता है, व्हाट इज एक्स एल, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, how it varies with frequency of AC। देखो तो जो बेटा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, आप ऐसे लिखना, XL जो है, जो कि ओमेगा एल होता है, दिस इज रेजिस्टेंस offered by
एन इंडक्टर इन फ्लो ऑफ एसी। एसी के फ्लो होने में जो आपका एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर, दैट्स कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, नाउ लुक, तो जो आपका एक्सएल है वो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, या फिर एक्सएल जो है प्रोपोर्शनल टू 2 पाई ऑफ एफ ना, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, देखो, जो आपका फ्रीक्वेंसी है, या फिर मैं यहाँ पे ओमेगा लिख रहा हूं, ओमेगा लिखो या फिर यहां पर आप एफ लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपका एक्सएल का ग्राफ है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है बेटा, रिमेंबर दिस। अब देखो यहां पर एक और चीज लिखना बेटा, हाँ एक और याद रखना, अगर डीसी है, फॉर डीसी उसका फ्रीक्वेंसी 0 है ना बेटा, तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो एक्सएल भी क्या होगा, 0 होगा, एक्सएल भी क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या है, इंडक्टर हैज 0 रेजिस्टेंस फॉर डीसी, समझ गए, इंडक्टर हैज 0 रेजिस्टेंस फॉर डीसी। तो आपका पहले ये प्रूफ करना है एंड देन आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, समझ गए। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस में दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस अभी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा हमने इंडक्टर के लिए प्रूफ कर दिया ना, तो अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है बेटा, हमको नेक्स्ट प्रूफ करना है फॉर अ कैपेसिटर। जो हमको नेक्स्ट प्रूफ करना है दैट इज फॉर अ कैपेसिटर। कैसे, सपोज यहां पर आपका कैपेसिटर लगा दिया, टू अ कैपेसिटर, ठीक है, फाइंड द करंट। ओके, डायग्राम सेम टू सेम देखो बेटा, आपका ये एक कैपेसिटर है, ठीक है बेटा, आपको ये दो प्रूफ तो करना ही है, समझ गए। क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ ये दो ही है आपका। देखो ये सी हो गया, हाँ, अब जो वोल्टेज है दैट इज व्हाट, वी नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। हमने इतना ऑफर अप्लाई किया है यहां पर। देखो अभी यहां पे करंट निकालना है जो कि हमें ऑलरेडी पता है, राइट, कैपेसिटर में करंट आगे रहता है, तो कैसे लिखोगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। तो हमें ये प्रूव करना है, ये वोल्टेज है, करंट आपका आगे है 90 डिग्री, तो हमें यही प्रूव करना है। चलो लेट्स प्रूव इट। कैसे करोगे स्टार्टिंग बेटा, लुक, हमें करंट निकालना है ना, तो लुक, I इज इक्वल टू डी ऑफ क्यू बाई डी टी होता है, पता है आपको। और देखो फॉर अ कैपेसिटर Q जो है वो CV के बराबर है, समझ गए, CV के बराबर है। नाउ देखो, तो D बाई डी टी ऑफ योर CV, अब कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू सी ऑफ डी वी बाई डी टी। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना बेटा, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज यहां से स्टार्ट करना ऐसे। चलो अब क्या करेंगे बेटा, I तो है ना, तो V के जगह पर हम लोग इसको पुट करते हैं और अल्टीमेटली ये निकालना है अपन को। चलो स्टार्ट करो। तो I क्या है बेटा, I इज इक्वल टू सी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज दिस, V क्या आएगा बेटा आपका, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। अब देखो बेटा सी वी नॉट बाहर निकल गया, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ साइन, बोलो, दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। और जो अंदर है ना बेटा, उसको हमें दोबारा क्या करना पड़ता है, फिर से हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। या तो आप ऐसे याद कर लो, जब आप इंटीग्रेट करोगे नीचे ओमेगा आएगा, जब आप डिफरेंशिएट करोगे साइड में एक ओमेगा आएगा, ठीक है। चलो अब बेटा यहां से जो ओमेगा बाहर आएगा ना, उसको मैं सीधा आगे लिख रहा हूं लाके, हाँ बेटा, तो क्या होगा, ये है ओमेगा सी इंटू वी नॉट, व्हाट इज दिस, कॉस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो देखो इसको हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में, तो क्या होगा, व्हाट इज दिस, ओमेगा सी वी नॉट, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी
प्लस 90। हो देखो ये पार्ट तो आ गया राइट, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 ये तो आ चुका है। अब कुछ भी करके ये निकालना है ना। देखो बेटा अब ये जो ओमेगा सी है ना इसको हम नीचे के भी नीचे लेके जाएंगे। कैसे? देखो I इज इक्वल टू वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, समझ गए? तो अल्टीमेटली ये ऊपर ही आके मल्टीप्लाई होगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, दोनों सेम है बेटा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 90। अब देखो बेटा तो नीचे देख रहे हो ये 1 बाय ओमेगा सी, जो 1 बाय ओमेगा सी है ना इसको अपन लिखेंगे x ऑफ c, ठीक है, x ऑफ c। और बेटा ये क्या होता है? जैसे कि वो क्या था इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये क्या है आपका? दिस इज कॉल्ड योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। बेसिकली क्या है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ओके ऐसे। अब देखो जो ये v बाय ये है ना I इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्स सी और साथ में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। देखो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है? करंट होता है। तो बेटा मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं इसको। देखो जो I है ना बेटा I नॉट, इसको हम लिखेंगे वी नॉट बाय एक्स सी, समझ गए? व्हाट इज I नॉट? वी नॉट बाय एक्स सी। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा इसको हम I नॉट लिखेंगे। तो व्हाट इज दिस? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 90 डिग्री। करेंट 90 डिग्री आगे है, हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर इसका आपको फेजर डायग्राम बनाना है, आपको आना चाहिए फेजर डायग्राम बनाना। कैसे बनाओगे? देखो ये आपका वोल्टेज था, जो हमने वोल्टेज लिया था, क्या था वोल्टेज? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो करंट बेटा आपका 90 डिग्री आगे है, जो कि क्या है? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 90 डिग्री, समझ गए? ये वोल्टेज है और ये आपका करंट है। इसका आप ट्राई करना एक बार, जो वेव बनता है ना बेटा वो कैसे बनाओगे वो भी ट्राई करना आप एक बार, ठीक है। चलो अब यहां पर जो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये क्या होता है, और इसका भी हम प्लॉट करेंगे विथ ओमेगा। तो देखो व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? क्या है बेटा आपका? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय offered by a capacitor in flow of AC, ठीक है ऐसे। चलो अब देखो बेटा जो आपका XC है ना वो होता है 1 बाय ओमेगा सी। इसका मतलब जो XC है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होगा बेटा। तो फिर कैसे लिखोगे? ये जो ओमेगा है ऐसे ओमेगा, और ये मान लो अगर आपका XC है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनता है XC का, ठीक है। आप डेफिनेशन याद रखना और ये ग्राफ आप याद रखना एग्जाम के लिए। चलिए अभी आगे बढ़ो। अगर सपोज आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि देखो कैपेसिटर के अंदर से कभी भी डीसी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपका कि why DC cannot flow through a capacitor। why DC cannot flow through a capacitor, है ना, ये है। तो इसे कैसे बताओगे? देखो बेटा जो XC है ना ये होता है 1 बाय ओमेगा सी या फिर 1 बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी, और आई कैन से जो XC है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, राइट ऐसे। अब देखो फॉर डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 0 होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो बेटा XC क्या हो जाएगा? देयरफॉर जो XC है वो क्या होगा? इनफाइनाइट। अब खुद सोचो बेटा अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट फ्लो कर सकता है?
बिल्कुल नहीं कर सकता, राइट। देयरफॉर ऐसे लिखो, सिंस XC इज इनफाइनाइट फॉर DC करंट, या फिर DC का मतलब DC डायरेक्ट करंट ही होता है, दोबारा करंट ना लिखो तब भी चलेगा। DC cannot flow through a capacitor, ठीक है, ऐसे। डन बेटा, ये दो डिराइवेशन आपका पक्का आएगा, ठीक है, 100%। देखो चलो अभी आगे देखो बेटा। हाँ, सपोज एक हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हमने बहुत सारे किए थे पहले, है ना, आप वो भी रेफर कर सकते हो एक बार। बट देखो बेटा, अब आप एक चीज ध्यान रखो। हाँ, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। देखो, अगर मान लो आपका कोई सर्किट है, मान लो कोई कंपोनेंट है ऐसे, है ना, सपोज हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन सा है, और देखो बेटा जो Z है ना, Z का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इंपीडेंस। तो सुनो, यहां पर अगर आपके पास रेजिस्टेंस ओनली है, सिर्फ आपके पास R है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बस R है तो R ही रहेगा, सोचना ही नहीं है इसमें, है ना। देखो, अगर आपके पास सिर्फ एक इंडक्टर है, तो अगर सिर्फ L है मान लो, तो यहां पर जो Z है वो क्या होगा, आपका XL होगा, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो, अगर आपके पास सिर्फ एक C है, कैपेसिटर, तो Z क्या होगा बेटा, Z आपका सिर्फ क्या होगा, XC होगा, है ना। अब देखो इसके बाद हम ना इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, तो आपका एक आता है LR सर्किट। मान लो इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी है ना, दिस इज L और R, समझ गए। तो दोनों को मिला के कितना होगा रेजिस्टेंस बेटा, Z होगा आपका रूट ओवर ऑफ क्या, XL का स्क्वायर प्लस, पहले R लिख लो, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, समझ गए। अगर दो रहेगा तो रेजिस्टेंस ऐसा होगा, टोटल इंपीडेंस मतलब, राइट। चलो अभी देखो, अगर आपके पास R और C है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों है, तो Z क्या होगा बेटा, Z विल बी रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस व्हाट, XC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसका R, इसका XL, इसका C, अब जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो कैसे बन रहा है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नाउ देखो, अगर आपके पास लेट्स से यहां पर अगर तीनों है बेटा, L भी है, C भी है और R भी है, L भी है, C भी है, R भी है, तो पता क्या होगा इसका, देखो इसका Z होगा रूट ओवर ऑफ व्हाट, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये टेबल जो है आप जितनी बार हो सके प्लीज इसको याद करना, है ना, देखो इसको प्रॉपर्ली, इसको फॉलो करो आप लोग। चलो अभी देखो, अब यहां पर हाँ बेटा, दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, दैट इज योर, जो पूछता है आपको बार बार, ठीक है, RMS वोल्टेज या फिर RMS करंट क्या होता है। तो मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताऊंगा RMS क्या होता है और उसको डिराइव कैसे करना होता है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, चिट कोड्स, जिससे आप काफी इजीली आंसर निकाल सकते हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना है बेटा कि RMS क्या है। तो RMS मान लो रूट मीन स्क्वायर होता है ना। देखो, तो ये इसका पीक वोल्टेज है V0, ये क्या है बेटा आपका पीक वोल्टेज। तो जो आपका RMS वैल्यू होता है ना, वो पीक से हल्का सा नीचे होता है, ऐसे, ओके, पीक से हल्का सा नीचे होता है। इसको आप प्लीज एवरेज से कंफ्यूज मत करना, एवरेज अलग होता है, ये आपका RMS है। तो देखो, जो VRMS है बेटा, वो आपका होता है पीक वोल्टेज बाय √2,
याद रखोगे, VRMS इज व्हाट, पीक वोल्टेज बाय √2, ऐसे। चलो अभी देखो VRMS को डिराइव कैसे करोगे। लो बेटा, RMS का मतलब क्या होता है ना, कि पहले आपको सबको स्क्वायर करना होता है। देखो मान लो मेरे पास V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ थीटा है, मान लो, हाँ मैं थीटा लेके चल रहा हूं यहां पर, ओमेगा टी इज थीटा ओनली, या तो पहले आप क्या करोगे बेटा, पहले आप V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले इसको आप स्क्वायर करोगे, फिर क्या करोगे बेटा, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक, लेट्स से हम लोग यहां से लेके यहां तक निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा, ऐसे यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट किया, फिर उसका आप एवरेज निकालोगे, यहां से यहां तक का एवरेज क्या होगा बेटा आपका 1/π, ठीक है। उसके बाद आप पूरे को रूट ओवर करोगे, तो ऐसे VRMS निकलता है। पहले रूट किया, फिर मीन किया, फिर स्क्वायर करके सबको ऐड करना है, ठीक है। तो यू प्लीज ट्राई टू फॉलो द नोट्स एक बार यहां पर। तो जो VRMS आता है बेटा वो आपका आएगा V0/√2, ठीक है। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा अभी, यू प्लीज रेफर द नोट्स, तो आपको यहां से मिल जाएगा VRMS इज व्हाट, V0/√2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन, आप इसको एक बार देखना, ओके। चलो अभी आगे देखो, ओके। अभी आपको बोल सकता है कि शो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ AC over a complete cycle is 0, okay, because obviously बेटा एवरेज वैल्यू 0 होगा ना, बिकॉज लुक मान लो यहां पर जो भी वैल्यू है उसका एग्जैक्टली नेगेटिव वैल्यू आपका इधर में रहेगा, समझ रहे हो। अगर यहां पर +5 है, यहां पे -5 है, तो अगर इसका एवरेज निकालोगे क्या होगा, एवरेज आपका 0 होगा, ठीक है। तो सुनो, आप कैसे निकालोगे एवरेज, पहले सबको ऐड करोगे ना, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ V0 साइन ऑफ थीटा को आप इंटीग्रेट कर रहे हो यहां से लेके यहां तक, और फिर उसका एवरेज ना जो बेस है यहां से लेके यहां तक 2π, तो उससे आप डिवाइड करोगे, तो ये जो है आपका V एवरेज है, समझ गए। तो इसका वैल्यू बेटा आपका 0 आएगा। जस्ट देखो यहां पे जो भी आएगा ना, साइन का क्या आएगा, कॉस, चलो ट्राई करते हैं एक बार, 1/2π, चलो V0 बाहर निकालते हैं, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, 0 और 2π। देखो बेटा cos 2π इज 1, cos 0 इज फिर से 1, तो 1 - 1 होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब ट्राई कर लो, V0/2π ये आपका अपर लिमिट, cos 2π 1, माइनस मैंने यहां पर निकाला है, cos 0 इज फिर से 1, क्या आएगा आपका, ये 0 आएगा, तो V एवरेज जो है 0 आएगा। एक AC का पूरा यहां से यहां तक जो एवरेज वैल्यू है वो 0 आता है, ठीक है बेटा, ये हो गया। हाँ इसके बाद ये दो बेटा, हाँ सुनो, अब तक जो हमने किया, AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, AC वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, RMS वाला डिराइवेशन, और एवरेज जो है वो 0 प्रूफ करने वाला डिराइवेशन, ये आपको आना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे देखो अभी, तो लेट्स लर्न अबाउट पावर। हाँ बेटा पावर, तो पावर का जो फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल देखो बेटा, लेट्स से किसी सर्किट में आपका ये वोल्टेज है V और ये मान लो करंट है I, तो करंट आगे चल रहा है ना, ये phi है, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, इस I को ना आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, जिसमें एंगल लगा हुआ है, दैट्स द I का cos phi, जहां पे एंगल नहीं लगा हुआ है दैट्स द I का sin phi, ठीक है। अब देखो जो वोल्टेज और करंट साथ में है ये मिलके पावर जनरेट करेंगे, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा बताओ, पावर का फॉर्मूला होगा क्या, V और I का cos phi, गॉट इट, ऐसे
V और I का cos phi। और बेटा ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पर V और I लिखा है ना, तो जो V और I है ये RMS वैल्यूज हैं, ठीक है, ऐसे। और जो cos phi है, जो cos phi है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और यहां पे देखो बेटा, जो I cos phi है ये तो पावर जनरेट कर रहा है, जो I sin phi है ये तो ऐसे वेला बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है इसका। तो सुनो, जो I sin phi है ना बेटा, जो आपका I का sin phi है, जो sin phi है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। बिकॉज ये डू नॉट कंट्रीब्यूट, डज नॉट कंट्रीब्यूट इन पावर, does not contribute in power, ये पावर में कंट्रीब्यूशन नहीं करता बेटा, दैट्स व्हाई I sin phi is called the वाटलेस करंट। ठीक है, चलो इतना हो गया। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इस चैप्टर में जो आपका नेक्स्ट डिराइवेशन है बेटा, आपका जो आपको पता होना चाहिए, अभी आराम से देखो, दैट इज योर LCR सर्किट, LCR सर्किट। तो व्हाट इज अ LCR सर्किट? देखो, एक ऐसा सर्किट जहां पर आपका, एक ऐसा सर्किट जहां पर देखो आपका L भी है, C भी है और R भी है। देखो, अब बात समझो, अगर मान लो यहां पे करंट I है ना बेटा, ऐसे, तो लेट्स से ये वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, तो मान लो ये करंट I है। तो देखो बेटा, अगर ये करंट I है ऐसे, तो सुनो, यहां पर जो वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर वो चाहेगा आगे रहना, है ना, और यहां पर देखो अगर ये करंट है, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर चाहेगा इसको पीछे रखना, और रेजिस्टेंस बोलता है कि यार साथ में रहो, है ना, ये करंट है तो वोल्टेज भी साथ में रहना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अब देखो बेटा, इंडक्टर चाहता है वोल्टेज आगे रहे, कैपेसिटर चाहता है वोल्टेज पीछे रहे, और रेजिस्टेंस चाहता है वोल्टेज और करंट साथ में रहे। तो बोलो वोल्टेज कहां रहेगा, आगे रहेगा या पीछे रहेगा? सो लिसन, यहां पे बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपका वोल्टेज आगे भी रह सकता है, वोल्टेज पीछे भी रह सकता है, और वोल्टेज और करंट दोनों साथ में भी रह सकते हैं। देखो, आपको ऐसे याद करना है शॉर्ट में, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स। लुक, अगर वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर बड़ा है वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर से, तो देखो वोल्टेज लीड्स, वोल्टेज लीड्स, वोल्टेज आगे रहेगा, बिकॉज इंडक्टर के कारण वोल्टेज आगे रहेगा। जो सर्किट है, तो LCR सर्किट विल बी, LCR विल बी इंडक्टिव, मतलब इट विल बिहेव लाइक अ इंडक्टर, बिकॉज वोल्टेज आगे रहेगा, बिकॉज इंडक्टर जीत गया ना बेटा, VL बड़ा है ना, तो इंडक्टर जीत गया, तो वो वोल्टेज को आगे लेके जाएगा। दूसरा देखो, जो आपका VC अगर बड़ा है तो क्या होगा बेटा, वोल्टेज पीछे रहेगा, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज लैग करेगा, वोल्टेज लैग्स, पीछे रहेगा। तो जो LCR है विल बिहेव लाइक अ, विल बी कैपेसिटिव, कैपेसिटिव, ठीक है। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग, अगर आपका देखो, अगर जो VL है ये आपका VC हो गया, तो पता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेजोनेंस बोलेंगे। और यहां पर क्या होगा, जो सर्किट है वोल्टेज करंट साथ में रहेंगे, वोल्टेज एंड करंट विल बी इन सेम फेज, जो वोल्टेज और करंट है दोनों क्या होगा बेटा, आपका सेम फेज में रहेगा, ठीक है, ऐसे। हाँ, अभी देखो यहां पर, तो अल्टीमेटली क्या है बेटा, VL जीता तो इंडक्टिव, VC जीता, सॉरी VC हायर देन VL, ना, VC जीता तो कैपेसिटिव, अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, रेजिस्टिव हो जाएगा,
रेजिस्टिव, ठीक है, इट विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर ना एक क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, ये प्लीज आप ध्यान से देखो, ठीक है। डिराइव impedance of LCR सर्किट, ठीक है, डिराइव impedance of LCR सर्किट। देखो तो कैसे करोगे ये चीज ना, हाउ विल यू डू दिस, लिसन। अगर मान लो अगर मैं LCR का, ये तीन दिख रहे हो LCR, अगर मैं डायग्राम इकट्ठे बना रहा हूं, लेट्स से ये मेरा करंट है, दिस इज द वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस, और सपोज यहां पे देखो, सपोज VL जीत रहा है बेटा, VL बड़ा है और जो VC है वो छोटा है। VL क्या है बेटा, काफी बड़ा है, और VC क्या है बेटा आपका, छोटा है ना। VL बड़ा है, VC छोटा है। तो देखो अल्टीमेटली इसके बाद आपको नेक्स्ट डायग्राम बनाए जहां पर देखो ये जो है ना VL माइनस VC करना है, बड़ा माइनस छोटा, तो अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, तो ये हो गया। फिर आपको ये I आपको ऐसे बनाना है, और जो VR है ना आपको ऐसे रखना है। चलो देखो बेटा प्लीज स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करना, ये क्वेश्चन आपको आता है, इंपीडेंस डिराइव करना आपको पक्का पूछेगा, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से हम इस VL माइनस VC को ले जाके इसके पीछे लगाएंगे, जहां पर VR खत्म होगा ना वहां पर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो कैसा होगा देखो, दिस इज योर, ये करंट है आपका I, तो ये आपका आ गया, देखो ये जो है ये आपका VR है, ये है आपका VL माइनस VC, ऐसे। अब देखो बेटा, तो देखो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका अल्टीमेटली वोल्टेज आएगा ना वो ऐसे आएगा, देखो इस तरह, समझ गए, ऐसे, दिस इज द एंगल फाई। तो देखो अभी जो वोल्टेज है वो आगे है, कितना आगे है बेटा, फाई एंगल आगे है। चलो अभी देखो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ऐसे मान के चलो। यहां पे वैसे आपका वेक्टर सम होता है, बट हम लोग पाइथागोरस से समझ लेंगे, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज दिस, V स्क्वायर इज इक्वल टू V ऑफ R का स्क्वायर प्लस व्हाट, VL माइनस VC का स्क्वायर, समझ रहे हो, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ऐसा हो गया। नाउ लिसन, अभी देखो लुक, जो बेटा आपका ये टोटल वोल्टेज है ना, ये क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, इसको हम लिखेंगे I इंटू जेड, ठीक है। अब देखो ओवरऑल बेटा जो ओवरऑल वोल्टेज है वो क्या होगा, करंट इंटू ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज VR, इसको आप लिखोगे I इंटू R का स्क्वायर प्लस बेटा व्हाट इज VL इज I इंटू XL, VC क्या है बेटा, I इंटू XC, ठीक है। प्लीज आपको स्टेप्स याद रखना है, सब में से आप I को कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा बताओ, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर, ओके। तो बताओ नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, Z क्या होगा, Z इक्वल टू रूट ओवर ऑफ व्हाट, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये डिराइवेशन आप ढंग से पढ़ना एक बार, ठीक है। तो अब तक क्या क्या हो गया, वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, कैपेसिटर, RMS देखना है आपको, एवरेज आपको जीरो प्रूफ करना है वो देखना है, एंड देन आपका इंपीडेंस ऑफ अ LCR सर्किट, ये तो बेटा आना है एग्जाम में, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, दैट इज रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस देखो व्हाट इज रेजोनेंस, तो इट्स अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन व्हेन देखो बेटा कब होता है, मैंने बताया था
जब VL आपका इक्वल टू VC होता है, ठीक है, वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर दोनों बराबर है, या फिर यहां पे क्या होगा बेटा, जो VL है ना ये आपका होता है IXL इक्वल टू IXC। इसका मतलब क्या है बेटा, XL इक्वल टू XC होएगा, XL इक्वल टू व्हाट, XC, VL इक्वल टू VC और XL इक्वल टू XC। चलो अभी हम बेटा एक डिराइवेशन करते हैं फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चलो वो भी कर लो फटाफट। व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, देखो बेटा, हाँ, सो व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हाँ बेटा, अब इसी में आप डिराइवेशन भी मान लो, देखो इसको आप कैसे लिखोगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC that drives the LCR circuit into रेजोनेंस, ठीक है, ये होता है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी देखो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है बेटा, आपका XL इक्वल टू XC होता है, यहां पे देखो VL इक्वल टू VC, तो IXL इक्वल टू IXC, तो XL इक्वल टू XC, राइट। तो व्हाट इज XL बेटा, XL इज ओमेगा L, व्हाट इज XC, 1 बाई ओमेगा C, ओमेगा लेफ्ट में लाओ, L को राइट में लेके जाओ, तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC, तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 1 बाई रूट ओवर ऑफ LC। बेटा ये है अपना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वैसे ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑफ रेजोनेंस। अगर आपको F निकालना है, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, तो क्या करोगे, ट्वाइस ऑफ पाई ऑफ F इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ LC, समझ गए। या फिर F क्या होगा बेटा, F इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ LC। तो बेटा ये है अपना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, F इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ LC, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। हाँ बेटा, आप ना एक चीज, हाँ यहां पर रेजोनेंस में ना आप एक चीज याद रखना, देखो क्या होता है, इन केस कभी क्वेश्चन पूछ दे ऐसा कुछ, तो आप इसको ध्यान रखना। 1 सेकेंड, देखो इसको आप एज ए अभी नोट ही याद कर लो, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, अगर मान लो ये है आपका ओमेगा, है ना, और इधर हम प्लॉट करेंगे XL और XC दोनों को साथ में प्लॉट करेंगे, XL XC दोनों को साथ में प्लॉट करेंगे, तो कैसा होगा, देखो जो XL है ना उसका ग्राफ आपका ऐसा होता है, अरे पॉज कोई बस नंबर, तो पॉज कर दूंगा। ओके बेटा, देखो तो ये जो है कर्व, ये जो स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ये कर्व है आपका XL का, है ना, बिकॉज XL क्या होता है, XL इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा L। ओके, अब देखो बेटा ये रेड वाला कर्व, अब देखो इसको बोलो, ये किसका कर्व है, रेड कर्व, दिस इज ऑफ व्हाट, ये आपका XC का कर्व है, जो कि होता है 1 बाई ओमेगा C, ठीक है, ऐसे। अब देखो बेटा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XL इंक्रीज होगा और XC क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। जब ये दोनों बिल्कुल बराबर है ना, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये होता है हम लोग का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, समझ गए। तो यहां पर क्या है आपका, दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओके बेटा, यहां पर सुनो, अगर आप यहां से इधर आते हो तो बोलो रेड वाला बड़ा है कि ब्लैक वाला बड़ा है, रेड बड़ा है, राइट। इसका मतलब अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नीचे आओगे तो आपका XC बड़ा है, क्या बड़ा है बेटा, आपका XC बड़ा है आपका XL से। अगर C बड़ा है तो क्या होगा, ठीक है,
क्या होगा बेटा? वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है, वोल्टेज लैग्स। ओके, अगर ओमेगा इज हायर देन ओमेगा आर, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से बड़ा है तो क्या होगा बेटा? एक्सएल ज्यादा है ना, इसका मतलब इंडक्टर जीत रहा है, समझ गए? तो यहां पर क्या होगा? जो एक्सएल है वो हायर देन एक्ससी है। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर इंडक्टर जीतेगा तो क्या होगा? वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड्स, समझ गए? और नेक्स्ट, अगर बराबर है तो क्या होगा बेटा? अगर जो ओमेगा है इक्वल टू ओमेगा आर है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो क्या होगा? आपका जो एक्सएल है वो इक्वल टू एक्ससी होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है? ऐसे। चलो, रेजोनेंस का लास्ट टॉपिक में आप समझो कि रेजोनेंस में होता क्या क्या है। ओके, व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस। जस्ट शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है, जस्ट फॉर योर वन शॉट फॉर्मूला। आप कैसे याद करोगे? तो देखो, व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस, व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है समझो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन रेजोनेंस जो आपका VL है वो इक्वल टू VC होगा, जो XL है वो इक्वल टू XC होगा। एंड देखो बेटा, जो Z है ना बेटा, उसका फॉर्मूला क्या था? रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। देखो बेटा, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा? ये जीरो होगा, तो क्या बच जाएगा? Z इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर, तो क्या होगा? Z इक्वल टू R होगा। और बेटा ध्यान रखना, ये इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। Z का वैल्यू R से नीचे नहीं आ सकता, समझ गए? ओके, यहां पर नेक्स्ट आप क्या याद रखोगे? आप याद रखना, Z हैज द लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, ठीक है? जो Z है ना उसका वैल्यू सबसे लोएस्ट होगा। तो आपको कर्व अगर बनाने बोलता है तो देखो बेटा ऐसे होगा, ये आपका इंपीडेंस, ये आपका फ्रीक्वेंसी, तो Z आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू अटेन करेगा जब आपका रेजोनेंस पे होगा, समझ गए? अच्छा, एक और चीज, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होता है बेटा इसका? Z इक्वल टू R हो जाएगा। और बेटा सुनो, खुद सोचो, अगर रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया, इंपीडेंस सबसे कम हो गया, तो करंट क्या होगा? करंट सबसे ज्यादा होगा उस पॉइंट पे। कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे शो करना, देखो, अगर ये आपका ओमेगा है एंड दिस इज योर Z, तो देखो यहां पर आपका, यहां पर ये जो है ना करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, दिस इज द मैक्सिमम करंट, ठीक है? तो देखो एट रेजोनेंस, हाँ बेटा, एट रेजोनेंस याद रखना, एट रेजोनेंस Z is minimum and I is what? I is maximum, ठीक है? At resonance Z is minimum and I is maximum. ओके, अब बेटा इस कर्व को, सॉरी ये Z नहीं है, ये हमारा I है, दिस इज द I, ठीक है? Z जब मिनिमम होगा, करंट हमारा मैक्सिमम होगा, राइट? ऐसे। चलो, अभी आप एक चीज देखो बेटा, हाँ, लुक एट दिस कर्व। अब बेटा ये कर्व ना कितना शार्प बनेगा, मतलब देखो, लास्ट टॉपिक फ्रॉम द LCR सर्किट, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। देखो, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इसको याद रखना आप लोग, या फिर शार्पनेस, शार्पनेस, क्वालिटी फैक्टर या फिर शार्पनेस। देखो, व्हाट इज शार्पनेस? देखो बेटा, कोई भी आपका जब सर्किट इट गोज इनटू रेजोनेंस तो आपका ऐसा होता है, करंट है ना, थोड़ा सिमेट्रिकल ड्रॉ करना आप लोग, देखो ऐसे ना, तो ये करंट है और ये इसका मान लो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है बेटा? करंट क्या था? इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और ये कहां पे होता है?
पीक कहाँ पे होता है बेटा? ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहां से इधर आओगे तब भी करंट का वैल्यू डिक्रीज होएगा, अगर आप यहां से इधर जाओगे तब भी करंट क्या होगा बेटा? आपका डिक्रीज होगा ना। तो ये है आपका ओमेगा। देखो, अब जब आप इधर आओगे ना, तो जब करंट का वैल्यू घट के अगर आपका पीक वैल्यू का बाय √2 हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे इधर वाला कट ऑफ। ये मान लो ओमेगा 1 है। एंड जब आप इधर जाओगे इस तरफ, तब भी अगर करंट का वैल्यू घट के I0/√2 होता है, तो ये हमारा इधर वाला कट ऑफ है। दिस इज ओमेगा 2। ये वाला ओमेगा 1, ये वाला ओमेगा 2। अब देखो बेटा, ये जो बेस है ना, जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, ये जितना छोटा होगा ना बेटा, उतना रेजोनेंस शार्प होगा। बात समझ रहे हो? देखो, एक पहाड़ ऐसा है, उसका बेस इतना मोटा है, दूसरा पहाड़ ऐसा है जो कि उसका बेस छोटा है। तो बड़ा बेस है तो कम शार्प है, छोटा बेस है तो क्या है? ज्यादा शार्प है। तो बेटा व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर हम डिफाइन करते हैं कि ये कहां पर रेजोनेंस हो रहा है बाय उसका बेस कितना है, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो आपको अगर पूछता है व्हाट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या फिर क्वालिटी फैक्टर, तो इसको हल्का सा आप एक्सप्लेन कर देना अपने लैंग्वेज में, ठीक है। साइंस में लैंग्वेज मैटर नहीं करता बेटा, आपका कंटेंट मैटर करता है, समझ गए? चलो अभी देखो, क्वालिटी फैक्टर के 3 फॉर्मूले हैं, इसको आप याद रखना। Q इज इक्वल टू XL/R, ओके। दूसरा वाला या फिर ओमेगा L/R। सुनो, Q का एक और फॉर्मूला है XC/R, या फिर व्हाट इज XC बेटा? 1/ओमेगा C। तो ओमेगा C ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ओमेगा R इंटू C, ऐसा हो गया। और थर्ड फॉर्मूला याद रखना, 1/R ऑफ √/ऑफ L/C, ऐसे 3 फॉर्मूले, ओके, लाइक दिस। तो रेजोनेंस में इतना याद रखना है, रेजोनेंस में क्या क्या होता है, रेजोनेंस कब होता है, एंड आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज शार्पनेस एंड ऑल दिस फॉर्मूलाज, इतना याद रखना, ठीक है बेटा। इसके बाहर नहीं आएगा रेजोनेंस में आपको। चलिए, इतना हो गया। नाउ बिल्कुल लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसफॉर्मर इस चैप्टर का। वीडियो काफी लंबा हो गया, सॉरी बेटा, बट चैप्टर लंबा है। लेट्स ट्राई टू फिनिश इट। देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मर का आपका वैसा कोई डिराइवेशन नहीं है, बट इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। देखो, व्हाट हैपेंस इन ट्रांसफॉर्मर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बेटा? वर्किंग प्रिंसिपल बताओ। वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ घर का मुर्गी पड़ोस में अंडा, क्या था बताओ? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे 2 कॉइल्स होते हैं, ये अपना प्राइमरी कॉइल ऐसे, और बीच में हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये कोर के लिए होता है। एंड यहां पर हमारा दिस साइड इज आउटपुट, जो कि आपका सेकेंडरी है। देखो, ये साइड इज प्राइमरी एंड ये साइड आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। देखो, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहां पर N2 है, यहां पर जो करंट है वो I1 है। मैं यहां से करंट बाहर निकाल रहा हूं, तो ये आपका I2 है। इधर हमने वोल्टेज अप्लाई किया V1, इधर अप्लाई किया V2, ठीक है। अब देखो बेटा, आपका एक इक्वेशन जो आपको पता होना है ट्रांसफॉर्मर में, इससे आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे CBSE लेवल का, दैट इज, या फिर जो आपका एसएक है उसके लेवल का भी। देखो, जो आपका ऐसा है ना, V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू क्या है बेटा? आपका I2/I1, ऐसे। वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स आपके सीधा सीधा है, V1/V2, N1/N2। करंट आपका उल्टा है, I2/I1, ठीक है, इसको याद रखना। एंड फॉर योर प्रैक्टिस आप एक काम करना,
ठीक है, एग्जाम्पल इसको आप 200 वोल्ट ले लेना, लेट्स से ये अपना नहीं पता, ठीक है। ये मान लो आपका N1 लेट्स से आपका कितना 5000 है, और N2 आपका लेट्स से यहां पर ये आपका 1000 है, समझ गए ऐसे। अब देखो बेटा, आप ट्राई करना V1 by V2 इक्वल टू N1 by N2, ट्राई टू फाइंड द V2। बट आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, देखो अगर जो देखो यहाँ 5000 है, यहाँ पे 1000 है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपका 5 टाइम्स कम हो गया ना, तो जो वोल्टेज है वो भी क्या होगा आपका 5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका, ये आपका हो जाएगा 200/5, मतलब आपका बस 40 वोल्ट रह जाएगा। ट्राई दिस न्यूमेरिकल वंस, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर एक और चीज देखना है, यहाँ पर अगर इस तरफ टर्न ज्यादा है, अगर N1 अगर मान लो N2 है वो लेस देन N1 है ना, तो जो वोल्टेज है V2 वो भी लेस देन V1 होगा, समझ गए। और ऐसे को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन, ध्यान रखना। और देखो अगर आउटपुट के साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो आउटपुट का वोल्टेज भी आपका ज्यादा आएगा, दैट मीन्स वो वोल्टेज बढ़ा के बाहर निकाल रहा है, तो इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, समझ गए ऐसे। तो इसके ऊपर बस क्वेश्चंस करना, जो भी आएगा आपके इसके ऊपर ही आएगा, तो प्लीज ट्राई टू फिनिश दिस, ठीक है। चलो, तो अभी आते हैं हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे आपको 4-5 ही क्वेश्चंस आएंगे, वही खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू बेटा।